युग बौखलाहट के साथ पूछता है, क्या हुआ शालिनी? शालिनी अपने हाथ से पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए हकलाते हुए कहती है, वो देखिए युग जी। जब सब लोग अपनी नजरें पहाड़ की तरफ करते हैं तो देखते हैं कि पहाड़ के बीच से जो रास्ता गया था वो वापस से बंद होने लग गया था। पहाड़ के दोनों छोर में हलचल शुरू हो गई थी। पहाड़ हिलने की आवाज आने लग गई थी। अभिमन्यु कायर से बोलता है, मैंने कहा था ना तुझे वक्त का पहिया शुरू हो गया है और यदि तूने इसे लगातार घुमाना चालू नहीं रखा तो ये रास्ता वापस से बंद हो जाएगा। जल्दी से चौथे पत्थर को पकड़। अभिमन्यु के कहने पर कायर फुर्ती के साथ चौथे पत्थर पर अपना हाथ रख देता है। जैसे ही कायर उस पत्थर पर अपना हाथ रखता है, पहाड़ के अंदर जो हलचल हो रही थी वो बंद हो जाती है। अभिमन्यु युग और शालिनी की तरफ देखते हुए बोलता है, अब हमें चलना चाहिए, वक्त निकला जा रहा है। युग और शालिनी कहते कुछ नहीं, बस एक दूसरे की हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। कायर उन तीनों से बोलता है, अपना ख्याल रखना। युग बुदबुदाता है, तू भी। अभिमन्यु, युग और शालिनी पहाड़ी के बीच में जो रास्ता बना था उस तरफ जाने लग जाते हैं। जब वो रास्ते में अपने कदम रखते हैं तो देखते हैं कि वो पूरा रास्ता पहाड़ी के पत्थरों से बना हुआ था। जमीन पर पहाड़ी के अलग अलग आकार के पत्थर एक कतार से जमे हुए थे। उन पत्थरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पत्थर भी जादुई पत्थर हो। कोई लाल पत्थर था, कोई नीला, तो कोई काला। वो पत्थर इस दुनिया के नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें दूसरी दुनिया से लाया गया हो। अभिमन्यु, युग और शालिनी तीनों ही खामोशी के साथ आगे बढ़ रहे थे। तभी युग उस खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, अभिमन्यु, तुझे उस वक्त के पहिए के बारे में कैसे पता चला? अभिमन्यु जवाब देता है, इसमें पता चलने वाली क्या बात है, मैंने उसके बारे में पढ़ा था। भूल मत, मैं एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट हूँ। युग तुरंत बोल पड़ता है, तो तुझे उस पैरानॉर्मल संस्था में भूत पकड़ना सिखाते हैं या ये अजीबोगरीब तरीकों के बारे में बताते हैं? अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, यार वहां पर ना सब चीजों के बारे में बताते हैं। सब तरीके से सोचना पड़ता है, साइंटिफिक तरीके से भी और अनसाइंटिफिक तरीके से भी। आत्माओं का पता लगाना और उन्हें पकड़ना इतना आसान थोड़ी है। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है, शालिनी अभिमन्यु को घूरने लग जाती है और घूरते हुए ही भारी आवाज में उससे पूछती है, तो तुम आत्माओं को पकड़ते हो? अभिमन्यु बेफिक्र होकर कहता है, हाँ, युग ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया था क्या कि मैं क्या काम करता हूँ? शालिनी अभिमन्यु की बात को काटते हुए कहती है, अगर कोई आत्मा तुम्हारे सामने हो तो तुम उसे पहचान जाओगे? पहले तो अभिमन्यु शालिनी का सवाल सुनकर अकबक आ जाता है, पर फिर शालिनी पर शक करते हुए पूछता है, हाँ, पहचान लूंगा, पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? शालिनी कुछ जवाब नहीं देती है, चुप खड़ी रहती है। अभिमन्यु को ये सब कुछ अजीब सा लगता है। वो चलना बंद कर देता है और एक जगह पर रुकते हुए वो हिचकिचाहट के साथ शालिनी से पूछता है, तुम चुप क्यों हो गई शालिनी? बोलो, तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो? शालिनी जवाब देती है, क्योंकि मेरे अंदर एक आत्मा है। शालिनी की ये बात सुनकर अभिमन्यु घबरा जाता है। वो शालिनी को एकटक नजर से देखने लग जाता है। उसकी उससे नजरें ही नहीं हट रही थी। युग हंसते हुए कहता है, अबे अभिमन्यु वो मजाक कर रही है। शालिनी आजकल बहुत मजाक करने लगी है। अभी जब अपन रास्ते में थे ना, तो इसने मेरे साथ भी शुरुआत में ही एक मजाक किया था। शालिनी भी हंसते हुए कहती है, मैंने डरा दिया ना आपको, मुझे लोगों को डराने में बड़ा मजा आता है। अभिमन्यु कुछ उखड़े मन से कहता है, ज्यादा मजाक करना ठीक नहीं होता है शालिनी, कभी कभी मजाक सच भी हो जाते हैं। युग टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है, अब तुम दोनों यहीं पर बातें करते रहोगे कि आगे भी चलोगे? भूलो मत, वक्त निकलते जा रहा है। अभिमन्यु कहता कुछ नहीं, चुपचाप आगे बढ़ने लग जाता है और उसके पीछे पीछे युग और शालिनी भी जाने लग जाते हैं। उन तीनों को चलते चलते काफी वक्त हो गया था, पर पहाड़ी का रास्ता अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वो तीनों अभी भी पहाड़ी के बीच में ही थे। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, ऑक्सीजन लेवल कम होते जा रहा था, जिसका एहसास उन तीनों को हो गया था, क्योंकि सांस लेने में उन तीनों को ही तकलीफ होनी शुरू हो गई थी। युग खांसते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, मेरा दम घुट रहा है यार। अभिमन्यु भी खांसते हुए कहता है, वो तो मेरा भी घुट रहा है यार। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग किसी पहाड़ के बीच में नहीं बल्कि जमीन के अंदर जा रहे हो, जिस कारण ऑक्सीजन लेवल घट रहा है। युग और अभिमन्यु खांसते जा रहे थे, पर शालिनी थी कि सीधे सीधे बिना किसी रुकावट के चलते जा रही थी, जैसे
उस पर इन सब का कुछ असर नहीं हो रहा था। शालिनी जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाई जा रही थी ताकि वो जल्द से जल्द रास्ते को पार कर सके। युग फिर खांसते हुए अभिमन्यु से पूछता है, अभिमन्यु, ये रास्ता खत्म होगा भी या नहीं? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम एक ही जगह पर बार बार घूम रहे हैं। अभिमन्यु जवाब देता है, ऐसा तुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि ये पूरी जगह पहाड़ियों से ढकी हुई है और पहाड़ियां ज्यादातर एक जैसी लगती हैं। शालिनी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, लगता है रास्ता खत्म होने वाला है। वो देखिए, वहां पर हरा हरा कुछ दिखाई दे रहा है। जिस तरफ शालिनी ने इशारा किया था, युग और अभिमन्यु उस ओर देखने लग जाते हैं। पहाड़ी के आखिरी छोर पर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी किसी पेड़ की लताएं लगी हों जो वहीं पर लटक रही थी। पहाड़ी के बाहर क्या था ये वहां से क्लियर समझ में नहीं आ रहा था। वो तीनों जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाते हैं। जब वो तीनों पहाड़ी के आखिरी छोर से बाहर निकल जाते हैं तब वो वहां का नजारा देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उन तीनों के सामने एक बड़ी सी दीवार थी जो कि लंबे लंबे पेड़ों और झाड़ियों से बनी हुई थी। उस दीवार की हाइट करीब 11 फीट थी। वो दीवार कई लंबी लंबी और मोटी लताओं से बनी हुई थी जो आपस में गुथी हुई थी। वो झाड़ियां इतनी घनी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके पीछे क्या था। उन लताओं के नीचे ही बड़े बड़े कांटे लगे हुए थे जिसे पार करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। युग उस लताओं की दीवार को देखते हुए कहता है, अब ये क्या चीज है? अभिमन्यु उस दीवार को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, यही तो है चौथे क्लू तक पहुंचने का रास्ता। युग अपने चेहरे पर कामयाबी की मुस्कान लाते हुए कहता है, मतलब हम तीसरे क्लू तक पहुंच गए हैं? अभिमन्यु हामी भरता है, हाँ लगता तो यही है। बस अब उस तीसरे क्लू को यहाँ पर ढूंढना है जिससे इस जंगली दीवार को पार करने का रास्ता दिख सके। युग वहां पर खड़ा ही हुआ था कि तभी उसका मन सुगंधित होने लग जाता है। वो लंबी लंबी सांसें लेता है जैसे किसी चीज को अपने अंदर समाने की कोशिश कर रहा हो। अभिमन्यु युग को देखकर परेशान हो जाता है और उसके कंधे को छूते हुए कहता है, ये क्या कर रहा है तू? युग एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, यार मुझे एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभिमन्यु तुरंत पूछता है, कैसी खुशबू? युग फिर लंबी सांस लेता है और उसे छोड़ते हुए कहता है, यार ये खुशबू ऐसी है जैसे गीली मिट्टी में से आती है, सौंधी मिट्टी की खुशबू। अभिमन्यु जमीन को देखते हुए कहता है, जमीन तो सूखी पड़ी है, फिर तुझे सौंधी मिट्टी की खुशबू कैसे आ सकती है? युग कुछ जवाब नहीं देता है क्योंकि वो मिट्टी की सुगंध को अपने अंदर भरने में लगा हुआ था। युग अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, तुझे कोई सी खुशबू नहीं आ रही क्या? अभिमन्यु ना में अपना सिर हिलाते हुए जवाब देता है, नहीं मुझे तो कोई खुशबू। अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि तभी उसे भी किसी चीज की खुशबू आने लग जाती है। अभिमन्यु उस खुशबू को सूंघते हुए कहता है, मुझे भी एक खुशबू आ रही है पर ये मिट्टी की खुशबू नहीं है। युग झट से पूछता है, फिर किस चीज की है? अभिमन्यु गहरी सांस लेते हुए कहता है, ये तो सिगरेट के धुएं की खुशबू है। युग बिचकते हुए कहता है, तू पागल हो रहा है? मिट्टी की खुशबू को सिगरेट की महक कह रहा है? अभिमन्यु अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहता है, मैं पागल नहीं हूँ युग, सच में मुझे सिगरेट के धुएं की ही महक आ रही है। युग चिढ़ते हुए कहता है, तू रहने दे, लगता है तू कुछ ज्यादा ही सिगरेट पीने लग गया है आजकल, इसलिए हर खुशबू तुझे सिगरेट की महक लगने लग गई है। शालिनी तुम बताओ, तुम्हें कौन सी खुशबू आ रही है, मिट्टी की या सिगरेट के धुएं की? शालिनी अपनी आंखें बंद करती है, गहरी सांस लेती है और उसे छोड़ते हुए कहती है, मुझे ना मिट्टी की खुशबू आ रही है ना ही सिगरेट के धुएं की, मुझे तो कमल के फूलों की खुशबू आ रही है। युग और अभिमन्यु दोनों एक साथ बौखलाहट के साथ कहते हैं, क्या? शालिनी आगे कहती है, हाँ युग जी, मुझे कमल के फूलों की खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे आसपास बहुत सारे कमल के फूल ही फूल हों। युग हैरानी के साथ कहता है, ये कैसे हो सकता है? हम तीनों को अलग अलग महक कैसे आ सकती है जबकि हम तीनों तो एक ही जगह पर हैं? अभिमन्यु जंगली दीवार को देखते हुए कहता है, मुझे पता है ऐसा क्यों हो रहा है। युग फटाक से पूछता है, क्यों हो रहा है? अभिमन्यु जवाब देता है, इस जंगली दीवार के कारण। युग पूछता है, जंगली दीवार मतलब? अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, जंगली दीवार वो दीवार होती है जिसमें से एक ही वक्त पर अलग अलग प्रकार की महक निकलती है, इंसानों के हिसाब से। जिस इंसान को जिस चीज की खुशबू पसंद होती है उसे वही सुगंध आती है। जैसे कि तुझे मिट्टी की खुशबू पसंद है, मुझे सिगरेट के धुएं की,
और शालिनी को कमल के फूलों की। युग की समझ आ गया था कि अभिमन्यु उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। अभिमन्यु आगे कहता है, ये महक सूंघने में जितनी अच्छी होती है उतनी ही खतरनाक होती है। तू जितना उसे सूंघेगा उतना कमजोर होगा। ये एक प्रकार का जहर है, इसलिए मेरी बात मान। जितनी कम सांसें अंदर ले सकता है उतनी कम ले। अभिमन्यु की बात सुनकर युग घबरा जाता है और उसी वक्त अपनी नाक पर हाथ रख लेता है। तीनों ने अपने हाथों से अपनी नाक बंद कर ली थी और उस जगह पर उस तीसरे क्लू को ढूंढने में लगे हुए थे, जिसकी मदद से चौथे क्लू तक पहुंचने का रास्ता दिखना था। युग अपने आसपास देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहीं पर मौजूद 5 बरगद के बड़े पेड़ों पर पड़ती है, जो कि एक ही कतार में लगे हुए थे। वो बरगद के पेड़ उस जंगली दीवार के ठीक सामने थे। वो बरगद के पेड़ आम बरगद के पेड़ के मुकाबले काफी बड़े थे। उनकी लताएं काफी लंबी और मोटी थी, जो नीचे जमीन तक टच हो रही थी। जब शालिनी की नजर उन बरगद के पेड़ पर पड़ती है तो वो बिना वक्त गवाए उन बरगद के पेड़ के पास जाने लग जाती है। शालिनी एक एक करके उन सारे बरगद के पेड़ को छूने लग जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बरगद के पेड़ को छूकर किसी चीज का अंदाजा लगा रही हो। अभिमन्यु को शालिनी की यह हरकत कुछ अजीब लगती है। वो शालिनी को पेड़ को छूने से टोकते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो शालिनी? इन पेड़ों को छू क्यों रही हो? शालिनी कुछ छुपाते हुए कहती है, कुछ नहीं अभिमन्यु, मैं बस ऐसे ही देख रही थी। और वो क्या है ना, इतने बड़े बरगद के पेड़ बहुत कम देखने को मिलते हैं ना, तो बस छूकर देख रही थी कि कैसा एहसास होता है इन्हें छूकर। अभिमन्यु बरगद के पेड़ों की मोटी लताओं को देखते हुए कहता है, थोड़ा दूर रहो इनसे, ये भी जादुई हो सकते हैं। मुझे तो लग रहा है वो तीसरा क्लू भी जरूर इन 5 पेड़ों में से ही किसी एक में हो सकता है। युग बरगद के पेड़ को छूते हुए कहता है, पर इन पेड़ों के अंदर क्या क्लू हो सकता है भला? अभिमन्यु जवाब देता है, वही तो पता लगाना है युग, ये काम इतना आसान नहीं होने वाला। अघोरी ने बहुत सोच समझ कर ये जगह बनाई है ताकि कोई भी इंसान उस तक और उसके खजाने तक पहुंच ना सके। इतना कहकर अभिमन्यु सबसे पहले वाले बरगद के पेड़ के पास जाता है और उसमें क्लू ढूंढने लग जाता है। युग भी दूसरे वाले पेड़ के पास चला जाता है और शालिनी तीसरे वाले पेड़ के पास चली जाती है। युग के मन में बहुत सारे सवाल चलने लग गए थे, जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। युग क्लू ढूंढते हुए कहता है, यार मुझे नहीं लगता इन बरगद के पेड़ों में कुछ क्लू हो सकता है। मुझे तो ये नॉर्मल पेड़ की तरह लग रहे हैं। अभिमन्यु बरगद के पेड़ की लता को हाथ से हटाते हुए कहता है, युग पता नहीं क्यों, पर मेरा मन कह रहा है क्लू जरूर इन्हीं बरगद के पेड़ों में है। युग पूछता है, अभिमन्यु चल मान ले, हमने तीसरा क्लू ढूंढ लिया और हम उस चौथे क्लू के पास भी पहुंच गए और वहां से उस जगह पर भी जहां पर अघोरी का खजाना है। पर अगर गलती से भी वहां पर वो अघोरी हुआ तो हम क्या करेंगे? युग की बात सुनकर अभिमन्यु भी सोच में पड़ जाता है। युग डरते हुए कहता है, हम तो उसका सामना भी नहीं कर पाएंगे। उसका सामना तो खुद यक्षिणी तक नहीं कर पाई थी। कहानी में पढ़ा था ना, अघोरी यक्षिणी को लकड़ी की मूर्ति बनाने वाला था। वो तो डायन की शक्ति ने उसे बचा लिया, वरना आज वो किसी मर्द का शिकार नहीं कर पाती। अभिमन्यु को जवाब नहीं देता है क्योंकि वो सकते में पड़ गया था। उसे भी नहीं पता था कि अगर अघोरी वहां पर हुआ तो वो क्या करेगा। शालिनी भारी आवाज में कहती है, अघोरी वहां पर नहीं है। युग को शालिनी की आवाज ठीक से सुनाई नहीं देती है। वो शालिनी से फिर पूछता है, तुमने कुछ कहा शालिनी? शालिनी गुस्से से अपनी बात दोहराती है, मैंने कहा अघोरी वहां पर नहीं है। अभिमन्यु को थोड़ा अजीब लगता है। वो शालिनी पर शक करते हुए पूछता है, अगर अघोरी वहां पर नहीं है तो फिर कहां पर है? सदियों से